हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पे। और यहां पे लेके आए हैं क्लास 12th। जी हां, क्लास 12th जो फिजिक्स का मॉडल पेपर है वो तो मैं बता ही रहा हूं, साथ ही साथ यहाँ पे हिंदी का। जी हाँ, हिंदी का ये वीडियो 16 फरवरी के लिए है। ये 16 फरवरी के आपके लिए वीडियो है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाला वीडियो है। इस वीडियो में आप ये समझ लीजिए कि आपका पूरा पेपर 100 नंबर का कवर होगा। 100 में 100, जी हाँ 100 में 100 आपका पूरा नंबर इसमें कवर होने वाला है। 100 नंबर पूरा होगा, इसलिए वीडियो को ये आप पूरा का पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए। बिल्कुल आपको अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या करना है, शेयर करना है, ठीक है ना। 100 में 100 की जो टारगेट है इसकी मैं करवा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। बस आप केवल अपने आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए और आपको कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल आपको अपने पढ़ाई पर ही फोकस करना है। बाकी 100 का 100 टारगेट मैं आपका पूरा पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पी कवर कर लेंगे, उसके बाद इसमें हम लोग गद्यांश पद्यांश, ठीक है ना, उसके बाद जीवन परिचय और फिर संस्कृत का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिए। एक बार आप फिर से अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर कर दीजिए, क्योंकि 16 फरवरी को इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। बिल्कुल ये जो वीडियो होने वाला है 40 से 50 मिनट का ये वीडियो रहेगा और इस वीडियो में पूरी आपकी मॉडल पेपर जो कि यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है मैं सॉल्व करवा दूंगा। देख सकते हैं इसमें मॉडल पेपर 2023 मैं आपको पूरा सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग खंड का सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखिए ये पूरी मैं बोर्ड की कॉपी पे सॉल्व करवाया हूँ। देख लीजिए, आप पे पूरा मैं बोर्ड की कॉपी पे सॉल्व करवाया हूँ, आपको देख लीजिए। लेकिन पहले मैं इसको यहाँ पे आपको पूरा सॉल्व करवा दे रहा हूँ, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है ना। इसमें फिर उसके बाद हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको हिंदी का जो पेपर रहने वाला है वो 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा, आपका हिंदी का पेपर रहेगा। और ये जो 3 घंटे 15 मिनट है ना, इसमें आपको टाइम मिलेगा। कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटे 15 मिनट का। और 15 मिनट में आपको क्या रहेगा, प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा कि 15 मिनट में आप अपने प्रश्नों को क्या करिए, सॉल्व कीजिए। इसके लिए वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा, ठीक है ना। और 100 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। और जो पेपर रहेगा वो 2 भागों में डिवाइड रहेगा, ठीक है ना। कितने भागों में डिवाइड रहेगा, 2 भागों में डिवाइड रहेगा। खंड क और खंड ख, कितने भागों में, 2 भागों में। खंड क और खंड ख 2 भागों में क्या रहेगा, आपका डिवाइड रहने वाला है पेपर। तो खंड क में हम लोग पहले देखेंगे 50 नंबर का, उसके बाद 50 नंबर खंड ख में देखेंगे। तो यहाँ पे पहला क है, क्या है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, रामकृष्ण दास। तो जो शिक्षा के उद्देश्य के निबंध है वो देख सकते हैं यहाँ पे कौन से हैं, संपूर्णानंद जो है यह शिक्षा का उद्देश्य निबंध के क्या है, लेखक हैं। उसके बाद यहाँ पे ख वाला प्रश्न है, प्रश्न क्या है, लल्लू लाल की रचना है। लल्लू लाल की रचना कौन सा है, सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो लल्लू लाल की जो रचना है वो है आपका प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है, देख सकते हैं यहाँ पे लल्लू लाल जी की रचना है। लल्लू लाल जी की रचना कौन सी है, प्रेम सागर है। उसके बाद है पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र हैं, जयशंकर हैं, अमरकांत हैं या फिर यशपाल हैं। तो पर्दा कहानी के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, यशपाल हैं। यशपाल कौन है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। दे देगा आपके बोर्ड में कि भाई सब चलिए बताइए पर्दा कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो पर्दा कहानी के लेखक का आपको डायरेक्ट नाम लिखना है यशपाल। यशपाल कौन है, पर्दा कहानी के लेखक हैं। उसके बाद यहाँ पे घ है, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर, राम वृक्ष बेनपुरी, राहुल सांस्कृत्यायनन या फिर रांगेव राघव। तो आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वो हैं आपके विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर कौन है, तो विष्णु प्रभाकर कौन है, याद रखिएगा, आप सीधा बता दीजिएगा कि जो सर विष्णु प्रभाकर हैं यह हैं आवारा मसीहा
के रचनाकार, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर जी हैं। उसके बाद यहाँ पे है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, वासुदेव सड़ग्रवाल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बाणभट्ट की आत्मकथा के जो लेखक हैं वह हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है यह बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, सीधा इसको आप लोग आंसर मानना है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन है? तो यह बाणभट्ट की आत्मकथा के कौन है? लेखक हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है और इन भाई साहब क्वेश्चनों को तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपके बोर्ड में ना एक भी क्वेश्चन मिलने वाले नहीं है। जो आप पाएंगे पूरे यहीं से आप क्वेश्चन पाएंगे, यहीं से पूरे क्या पाएंगे? क्वेश्चन को पाएंगे। इसलिए आप लोग इसे पूरा तैयार कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे दूसरा वाला है, दूसरा का क है कामायनी किस युग की रचना? जो कामायनी है यह किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, भारतेंदु युग की या प्रगतिवाद युग की? तो जो कामायनी है यह किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? कामायनी किस युग की रचना है? आपको राइट आंसर देना है। कामायनी किस युग की रचना है? तो सीधा बता दीजिएगा, कामायनी जो है सर यह छायावादी युग की रचना है। छायावादी युग की रचना कौन है? कामायनी है। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? छायावादी युग की रचना है। उसके बाद ख वाला यहाँ पे है। ख वाला क्या है? निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो इसमें से प्रगतिवाद का कौन है? तो वो है आपका अग्रदास, तुलसीदास, नंददास या राम वृक्ष बेनपुरी। राम वृक्ष बेनपुरी। तो कौन है इसमें से? तो वो है आपके अग्रदास जी हैं। अग्रदास कौन है? यह प्रगतिवाद युग के कवि हैं। उसके बाद यहाँ पे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1941 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1954 ईस्वी या 1947 ईस्वी? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वह आपका 1943 ईस्वी है। 1943 ईस्वी कौन सा है? यह तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष माना जाता है। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है? प्रिय प्रवास नहीं है, साकेत नहीं है, भारत भारती नहीं है या कामायनी नहीं है? तो जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है वो आपकी क्या है? कामायनी। जो कामायनी है द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो कौन कौन सी द्विवेदी युग की रचना है? प्रिय प्रवास है, साकेत है, भारत भारती है। यह तीनों की तीनों कौन सी हैं? द्विवेदी युग की रचनाएं हैं। लेकिन जो कामायनी है वह द्विवेदी युग की रचना बिल्कुल भी नहीं है। राइट आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगा? आपका चौथा वाला हो जाएगा। जो मैं यहाँ पे वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट वाले वीडियो हैं, इसलिए आप इन वीडियो को आप पूरा देखिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, जो आपके फ्रेंड होंगे उनके साथ वीडियोस को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग अगर अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करेंगे तो उनके पास भी पहुँचेगा ये और वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि हर बच्चे के पास पहुंचाना है वीडियोस को, ताकि वो अपने बोर्ड एग्ज़ाम में स्पेशल नंबर पाएँ। जो उनका ख्वाब है कि सर हमें 95% प्लस चाहिए, तो बिल्कुल 95% प्लस ही आएगा। ऐसा नहीं कि आपका 95% प्लस नहीं आएगा, बिल्कुल आपका 95% प्लस ही नंबर स्कोर होने वाले हैं। ठीक है ना? इसकी टेंशन ना लीजिए कि सर 95% आएगा ही नहीं। आराम से यार आप आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा टास्क नहीं है, 95% लाना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। आप बस पढ़ते चले जाइए, आराम से 95 नंबर स्कोर कर लेंगे। ठीक है ना? इसकी टेंशन ना लीजिएगा कि सर 95 नंबर हम आखिरकार कैसे लेके आएंगे। तो यार बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बोल तो रहे ना, आराम से आपका 95% आएगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ ना। तो आपको टेंशन बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? उसके बाद आपका यहाँ पे अब पद्यांश आता है। क्या आता है? सॉरी, गद्यांश आता है। गद्यांश कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का गद्यांश आएगा। गद्यांश में क्या है? गद्यांश है यहाँ पे, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार
क्या है, अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या है, आवश्यक है। अब यहाँ पे 5 प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। साथ ही साथ एक प्रश्न है यहाँ पे, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किसके लिए, भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए। अब चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम बोर्ड की कॉपी दिखा दें। बोर्ड की कॉपी पे आपके को किस प्रकार से लिखना है, सबसे पहले खंडक क डालेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देंगे। अब जो प्रश्नोत्तर संख्या 1 में क, ख, ग, घ, अंगा तक रहेंगे, तो सबसे पहले क वाले को लिखेंगे। क का कौन सा राइट आंसर, सेकंड वाला, ख का फिर ग का, फिर घ का, फिर अंगा का। इस प्रकार से आपको बोर्ड कॉपी में लिखना है, ठीक है ना। हम बार बार क्यों आपको बता रहे हैं लिखने का तरीका, क्योंकि काफ़ी बच्चे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं और बोर्ड की कॉपी में अच्छे ढंग से नहीं लिखते, जिसके वजह से उनको अच्छा नंबर स्कोर नहीं हो पाता है। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा का क का आंसर लिख देंगे, ख का, ग का, घ का और अंगा का। उसके बाद अब प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा है। प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा जो यहाँ पे अभी हम लोग ने देखा, ठीक है ना। अब इसका सबसे पहला उत्तर देना है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, पहले का, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप शीर्षक से क्या है, अवतरित है। इसका आपका जो गद्यांश का संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप निबंध से क्या है, उद्धृत है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड वाला इन्होंने क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था, धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं, यानी धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि धरती को वसुंधरा हम लोग क्यों कहते हैं, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से हम लोग धरती को वसुंधरा नाम देते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी को वसुंधरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियाँ भरी हुई हैं, इसलिए हम लोग पृथ्वी को क्या कहते हैं, पृथ्वी को वसुंधरा के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी को वसुंधरा क्यों कहा जाता है, अब आप आसानी से बता लेंगे। इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की मूल्यवान निधियाँ भरी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला है, विद्वान लेखक ने कहा, थर्ड वाला यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कहाँ से कहाँ तक रेखांकित अंश है, थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे। यहाँ देखिए, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, विद्वान लेखक ने कहा है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, इन्हीं रत्नों के कारण पृथ्वी एक नाम वसुंधरा भी है, से हमारा प्रांगण परिचय होना ही चाहिए, ठीक है ना। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आप देख लीजिए चौथा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, तो भाई साहब सीधा इसका उत्तर लिख देंगे, पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पे, पांचवा क्वेश्चन क्या है, भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, हमारी भावी आर्थिक विकास की दृष्टि से यह जांच पड़ताल आवश्यक है कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित बहुमूल्य रत्न, धातुएं, खनिज पदार्थ, अन्न, फल, जल और इसी प्रकार की अनेक अनमोल वस्तुएं जिन्हें धरती छिपाए रहती है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे
आपका प्रश्न संख्या चौथा है। प्रश्न संख्या चौथा क्या है आपका, चलिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे अब आपका पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न है। अब पद्यांश क्या है, यहाँ पे आपका 10 नंबर का पद्यांश रहेगा। 5 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न के आपको 2 अंक दिए जाएंगे, तो 2 पंचे 10 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे है, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि से आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। ठीक है, उसके बाद है, जो थोड़ी सी श्रमिक वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की अकमल मुख की म्लानताएं मिटाना। कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उनकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो यो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुक्तांगना को। ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए प्रश्न बने हुए हैं। सबसे पहला प्रश्न वो बोला है कि भाई साहब पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या लिखना है, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो अब इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद महाकवि अध्येता उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश क्या है, उद्धृत है। इसका उत्तर क्या लिखेंगे, आपको सीधा यहाँ पे मेंशन करना है, प्रस्तुत पद महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्वारा रचित प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित पवन दूतिका शीर्षक काव्यांश क्या है, उद्धृत है। उसके बाद इन्होंने सेकेंड वाला क्वेश्चन पूछा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कहाँ से कहाँ तक। जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की अकमल मुख की म्लानताएं मिटाना। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह थोड़ी सी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर, अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकान मिटा देना, जिससे कि उसके सूखे होंठ और मुरझाया हुआ कमल सदृश मुख प्रफुल्लित हो उठे। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे थर्ड वाला आंसर क्वेश्चन है यहाँ पे, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है। जो राधा है यह लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है, यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखना है। तो यदि मुझे मार्ग में कोई लाजवंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाएं और उसकी शरीर मतलब कि उघड़ जाए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जलद और कृषक ललना का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे चौथा वाला है, होठों की अकमल मुख में कौन सा अलंकार है। तो होठों में रूपक अलंकार और कमल मुख में कौन सा है, रूपमा अलंकार है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है, यहाँ पे क्वेश्चन है, जलद और कृषक ललना का अर्थ क्या है। तो जलद और कृषक ललना का अर्थ है बादल और भूमिपुत्र। कौन सी है यहाँ पे, बादल और भूमिपुत्र। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 है। अब देखिएगा प्रश्नोत्तर संख्या 5 कौन सा है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 5 है यहाँ पे जीवन परिचय। अब जीवन परिचय किसका है, वासुदेव सड़र अग्रवाल का। किसका है, वासुदेव सड़र अग्रवाल का। ठीक है ना। हम लोग 5 नंबर का आपके बोर्ड में आएगा, किसका है यहाँ पे, वासुदेव सड़र अग्रवाल का जीवन परिचय 5 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, APJ अब्दुल कलाम हैं और वासुदेव सड़र अग्रवाल हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग किसका लिखेंगे, वासुदेव सड़र अग्रवाल का लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, वासुदेव सड़र अग्रवाल का जीवन परिचय देख लीजिए। सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से MA तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शीर्ष प्रबंध पर डीलिट, यहाँ क्या रह जाएगा, डीलिट की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद इनका साहित्यिक योगदान कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे साहित्यिक योगदान, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृत
पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की क्या की, रचना भी ये किए थे। क्लियर है। उसके बाद इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं वो देख लेते हैं। देखिए कितने प्यार से यहाँ पे लिखा गया है, बहुत ही अच्छे से ढंग से, ताकि आप अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख कर आएँ और भाई साहब आप आसानी से आप 100 में 100 नंबर स्कोर करें। कृतियाँ तो डॉक्टर वासुदेव सड़गरवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके प्रमुख रचनाएं का जो विवरण है निम्नलिखित है। सबसे पहला कौन सा है, सबसे पहला यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे निबंध संग्रह पृथ्वीपुत्र, कल्पलता कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, ममता भूमि, पुत्रोह, पृथ्वीया और वागधारा आदि इनके क्या हैं, प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। अब यहाँ पे है शोध प्रबंध। अब शोध प्रबंध कौन सा है इनका, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो शोध प्रबंध है वो है आपका पाणिनिकालीन भारतवर्ष। कौन सा है आपका, पाणिनिकालीन भारतवर्ष। ये किसका है, तो ये आपके डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल जी का है। किसका है, याद रखिएगा, डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल जी का है। हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आप इसे अगर तैयार कर लेंगे तो आसानी से 100 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता भाई साहब। आप आसानी से लिख कर आएंगे, इसकी गारंटी हमारी है। ठीक है ना, इसकी गारंटी हमारी है। आपको जो इंग्लिश है उसको भी पूरा हम पढ़ा देंगे, हर एक चीज़ पढ़ा देंगे। आपको कहीं कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, एसकेएम स्टडी पे पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, जितने जीवन परिचय इंपॉर्टेंट वो भी मैं बता दूंगा, जो कुछ है, जो भी कुछ है आपका, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, एसकेएम स्टडी पे सारी चीज़ उपलब्ध है। केवल अब आपको मन लगा के आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत है और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बात याद रखिए, ये नहीं कि अब आप लग जाइए, हाँ बिल्कुल यार टाइम मत लॉस कीजिए। अब आपके पास टाइम है ही नहीं, अब बिल्कुल आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। अब आप केवल अपने ऊपर फोकस कीजिए और जो कि क्या है आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आप केवल अब आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, बाकी और किसी पर ध्यान देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। आलोचना ग्रंथ कौन कौन सा है, पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित की संस्कृति अध्ययन इत्यादि क्या है, आलोचना ग्रंथ है। उसके बाद संपादन में कौन कौन सा है, पाली, प्राकृतिक और संस्कृति के एकाधिक इनके क्या थे, ग्रंथ थे। और साहित्य में योगदान, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख में देखिए किसका पूछा गया है, कवि का जीवन परिचय पूछा गया 5 नंबर का। अब यहाँ पे मैं लिखा हूँ मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय। देख लीजिए मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय क्या है इसमें। ठीक है। अब वीडियो को यार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर कर देना है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है, क्योंकि ये काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और आपसे बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दें। बिल्कुल आपको भूलना नहीं है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे जीवन परिचय किसका है, मैथिली शरण गुप्त का। क्या है इनका, क्या लिखेंगे, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म संवत 1943 यानी कि सन 1886 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे, वो भी चीरगांव में। चीरगांव कहाँ पे है, यह झांसी है। और झांसी कहाँ पे है, झांसी जिला में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था और सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे क्या थे, कवि थे। गुप्त जी भी अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा गुप्त जी पर भी, यानी कि वासुदेव सड़क मैथिली शरण गुप्त पर भी अपने पिताजी का क्या हुआ था, प्रभाव पड़ा था। यानी कि उनकी तरह ये भी थे। ठीक है, एकदम शालीन और साधारण से काम करते थे। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। गुप्ता जी को प्रारंभ में पढ़ने के लिए झांसी भेजा गया, किंतु वहाँ इनका मन न लगा।
अतः घर पर ही इनकी शिक्षाओं का प्रबंध किया गया। यानी जो मैथिली शरण गुप्त जी थे, इनको जब झांसी भेजा गया पढ़ने के लिए तो इनका मन नहीं लगा, तो फिर इनको क्या किया, बोला गया कि भाई साहब एक काम करो, अब आप यहीं पर रह के पढ़ो। जहाँ इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति को प्रेरणापद चित्रण हुआ और इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति तो उत्पन्न किए ही, साथ ही सक्रिय रूप से असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं इनके महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं किया था। देख लीजिए यहाँ पे। तो गुप्त जी की समस्त रचनाएं दो प्रकार की थी, एक अनुदित थी और दूसरा मौलिक थी। यहाँ पे और इनकी कौन सी थी, साकेत। यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है और भारत भारती इसमें भारत की दिव्य संस्कृति और गौरव का मान किया है। और यशोधरा है, इसमें बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। और फिर है इनका द्वापर, जय भारत और विष्णुप्रिया। तो इनमें हिंदू संस्कृत के प्रमुख पात्रों का पुनर्वालोकन कर कवि ने अपने पुनर्निर्माण कला उत्कृष्ट की है। ठीक है ना। उसके बाद साहित्य में योगदान, और साहित्य में योगदान क्या क्या था इनका, तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे। खड़ी बोली को काव्य के सांचे में ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया वह अब अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी भी दी। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है वो क्या है आपका प्रश्न नंबर 6 है। अब प्रश्न नंबर 6 बहादुर कहानी का सारांश। देख लीजिए, बहादुर कहानी का सारांश भाई साहब आपके 5 नंबर का है। 5 नंबर का है, मैं बोला था ना 5 5 10 इधर, 10 और 20 आपका क्या हो गया, आपका गद्यांश पद्यांश हो गया। ठीक है ना। उसके बाद 10 बहुविकल्पी, यानी कि आपका 45 नंबर यहाँ पे 50 नंबर क्लियर करवा देंगे। बाकी ये स्वपठित काव्यखंड तो आप खुद ही कर लेंगे। अगर नहीं आ रहा है स्वपठित काव्यखंड तो बिल्कुल आपको कमेंट कर देना है, मैं वो भी आपको समझा के पढ़ा दूंगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको उसको नहीं समझाऊंगा, उसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है ना। आपका स्वपठित काव्यखंड जो है उसको भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे है मैथिली बहादुर कहानी या पंचलाइट कहानी के सारांश को लिखिए। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं बहादुर कहानी का सारांश। अब इसको कैसे लिखना है एक मैं वीडियो बना दूंगा, उसको चिंता बिल्कुल मत करिएगा, उसकी मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बहादुर अमरकांत द्वारा लिखी कहानी है। बहादुर एक मध्यम परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यंत कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं की कहानी को पात्र बनाते हुए कहानी की आत्म कथात्मक रूप में रचना की है। ठीक है ना। यहाँ पे आगे उन्होंने लिखा है, अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई गई सुविधा एवं शान को देखकर, जो शान होती है उसको देखकर पत्नी निर्मला, किसकी, लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं भी नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल का 12 से 13 साल का लड़का है जो अपनी मां के दुर्व्यवहार से तंग आकर घर छोड़कर शहर चला आता है और निर्मला के परिवार में नौकर के तौर पर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि वो जा चुका था। ठीक है ना। अब देखिएगा, क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुकी थी। अब यहाँ पे बात समझिए, मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं। ये जो कहानी है बहादुर की कहानी, यह किसके द्वारा लिखित है, तो यह लिखी गई है अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई कहानी है। ठीक है ना। इसमें एक मध्यम वर्गीय परिवार है जो कि एक नौकर रखना चाहता है और बहादुर नेपाल का है और वो अपनी मम्मी की डांट से तंग आकर वो नेपाल छोड़कर भारत भाग आया। उसके बाद क्या होता है कि जो लेखक की पत्नी निर्मला है उसको रख लेती है। सब पहले तो उसके साथ अच्छा व्यवहार वो लोग करते हैं, बाद में उसके साथ मारपीट गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं और
फिर इससे तंग आकर क्या करता है, जो बहादुर होता है वो घर छोड़ के भाग जाता है। फिर बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से क्या करते थे, घबराते थे। फिर यहाँ पे है अगला, यहाँ पे बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें क्या है, बहुत ही प्रिय है। ठीक है ना। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 7 है। अब प्रश्नोत्तर संख्या 7 जो है यह आलोक वृत्त खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र चित्रण का यहाँ पे किया गया है, जो कि ये आपके प्रयागराज का है। आप अपने ज़िले के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर ये आपका ख़त्म कर देंगे प्रश्नोत्तर संख्या 7 तो 50 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप देख लीजिए 10 बहुविकल्पी बता दिया, 10 आपका 10 अंकों का गद्यांश पद्यांश, फिर 10 नंबर का आपका जीवन परिचय, 5 नंबर का कहानी का उद्देश्य और फिर यहाँ पे खंड काव्य। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 7 डालेंगे। फिर आलोक वृत्त खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र चित्रण। अब देखिए ये जो है, देखिए यहाँ पे क्या किया, केवल इन्होंने 80 शब्दों में पूछा बोला है लिखने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने 1 पेज ये लिखा है और ये 1 पेज ये लिख दिया है, बस काम खत्म। अब इनको आसानी से 5 नंबर पूरा मिल जाएगा। ज़्यादा आपको नहीं लिखना, केवल 2-3 उठा के आप लिख दीजिए, काम खत्म। केवल 3 पॉइंट इन्होंने लिखा है। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, ये लिखा है कि सामान्य मानवीय दुर्बलताएं, देश प्रेमी और सत्य और अहिंसा के प्रबल समर्थक। हो गया, आराम से इनको 50 नंबर इधर इनका पक्का हो गया। अब बाकी इनका जो 50 नंबर है, यानी जो खंड ख है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो आप लोग फिर कहेंगे कि सर अब बोर हो रहे हैं, अब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। बाकी सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके प्लेलिस्ट से आप पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है ना। प्लेलिस्ट में जाके आप हिंदी के वहाँ पे आप अपने वीडियोस को पढ़ लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए। चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।